जब आप अपर असम आते हैं तब आपको ऐसे चाय के बागान देखने की आदत हो जाती है रास्ते के दोनों तरफ, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी चाय के ही आपको पौधे नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगता है सैकड़ों हेक्टेयर बड़े बागान होते हैं और वहीं पर एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे चाय का काम होता है। लेकिन जब आप असम के देहात में आते हैं और ज़िलों में देखते हैं तब आप ऐसे लोगों को भी पाते हैं जो छोटे किसान हैं और जिस तरह मैदानों में यूपी, बिहार और देश के बाकी इलाकों में खेती होती है एक छोटे प्लॉट पे, उसी तरह वो चाय का भी काम करते हैं। तो असम चुनाव यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है शिवसागर ज़िले में, हम एक ऐसे किसान से मिल रहे हैं जो चाय का काम करते हैं। इनका अपना बागान है, छोटा बागान, जो बड़ा एस्टेट नहीं है, वही अपनी ज़मीन पर करते हैं, अपने घर के पास ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। देवाशीष हज़ारी का आपका नाम है, आप रनटॉप के दर्शक हैं, इन्होंने हमसे मेल भी किया था। देवाशीष, आप बता रहे थे मुझे कि आप पहले दिल्ली काम करते थे किसी एमएनसी में, तो इसका आइडिया कैसे आ गया आपको कि वापस जाते हैं चाय का काम करते हैं? जी, मैंने दिल्ली में एमबीए कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम में एमएनसी में जॉब किया। फिर मुझे लगा अपने स्टेट में जाके वो अपना काम संभालना चाहिए। जैसे टी हमारा स्वाभिमान है, टी के साथ जुड़ के कुछ काम करने का मेरा बहुत पहले से ही मन था। जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा जो स्मॉल टी ग्रोअर्स है उस फील्ड में जाके थोड़ा जो भी समस्या है उनकी, टी फार्मर्स की, उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करके उनको ले आके मैंने सोचा फिर। देवाशीष, और ये हमारी किस्मत है कि हमको शिवसागर में अंदर इंटीरियर देहात में एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो बड़ी साफ़ हिंदी बोलता है, ताकि आप भी समझ पाएँ। देवाशीष, मैं पहले ये समझना चाहता हूँ, जैसे स्मॉल टी फार्मर जब हम कहते हैं तो उसकी पहली मतलब सबसे शुरुआत में ही स्मॉल लगा हुआ है। जी। तो ये कितने छोटे प्लॉट की हम बात कर रहे हैं और ये किसान कितने बड़े लेवल पे खेती करते हैं या बागान का काम करते हैं चाय का? मतलब प्लॉट साइज़ क्या होता है इनके पास? जी, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी के पास 1 बीघे ज़मीन है और इस एरिया में टी फार्मिंग होता है तो 1 बीघे में अपना प्लांटेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जिनके पास अगर 100 बीघे, 150 बीघे ज़मीन है, वो इस हिसाब से अपना टी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं और वो भी स्मॉल टी ग्रोअर्स के उसी में आते हैं। अच्छा, जैसे ये आपके पीछे घर है, ये इतना ही बड़ा इनका बाग है ना? जैसे हाँ। एक बहुत जैसे पीछे का आप कह लीजिए कि आधा एकड़ का प्लॉट होगा ये, जी, जी। है ना? तो उसमें ही लगा लिया उन्होंने। जी, इनके पास जितनी ज़मीन है उन पे उन्होंने टी फार्मिंग कर दिया। तो वही चाय उगाते हैं फिर फैक्ट्रीज़ में सेल करते हैं। हालाँकि उसमें एक मिडलमैन होता है जो चाय को टी फैक्ट्रीज़ ले जाते हैं, टी फैक्ट्री में सेल करते हैं। वहाँ से चाय बन के पूरी देश बनता है। जा। मैं मुझे यही पूछना था देवाशीष कि जैसे जो बड़े एस्टेट्स होते हैं वो तो, अच्छा हम अंदर जा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। आपके उसको नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो जैसे बड़े एस्टेट्स होते हैं उनके पास तो एक बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है वहाँ पे, जैसे कि हम आप हमारे तमाम वीडियोस में दर्शक भी देखेंगे कि एक लाइन होती है जहाँ पे मज़दूर रहते हैं, वो लोग वहीं काम भी करते हैं और वहीं एक फैक्ट्री भी होती है जिसमें चाय बना ली जाती है पत्तियों को तोड़ने के बाद में। तो आप लोगों के पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है, आज साथ आ जाइए। तो आप लोगों के पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है तो आप लोग अपना काम करते कैसे हैं? जैसे यहाँ कौन काम करता है खेत में आके, और फिर प्रोसेस कैसा होता है? जी, एक्चुअली जो कंपनी ओन टी गार्डन्स होते हैं, उनमें जो ओनर्स है या भी जो भी मैनेजमेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। मेनली जो उनका स्टाफ है, मैनेजर से लेकर बड़ा बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। हाँ, तो एक हायरार्की फॉलो होता है उसमें, तो वो लोग लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन स्मॉल टी ग्रोअर्स में होता है जो जो ओनर है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जो वर्कर्स हैं उनको साथ में लेके एक फैमिली की तरह काम करते हैं। तो बहुत बार तो ऐसे भी होता है जो टी फार्मर्स है वो भी लेबर के साथ आपको काम करते हुए दिख जाएंगे, हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारे फार्मर्स है और उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो भी टी के साथ कुछ लीव्स में बीमारी आ जाती है, सीजनल कुछ भी बीमारी होते हैं, जैसे स्प्रेइंग क्या करना है, मैन्योरिंग कब करना है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज रख के उस चीज़ को मॉनिटर करना होता है अच्छा, तो टाइम टू टाइम। तो मुझे ये बताइए कि जैसे चाय का जो काम है एक लेबर इंटेंसिव काम है, आपको बहुत सारे मज़दूरों की आवश्यकता होती है जी। अपना काम करने के लिए। तो आपके बागान में जो मज़दूर काम करते हैं वो कौन से हैं? जैसे बागान में जो बड़े-बड़े बागानों में होते हैं उनको तो हम टी ट्राइब कहते हैं। जी। आपके यहाँ कौन काम करता है? जी, जो हमारे टी ट्राइब कम्युनिटी के भाई और बहन हैं, वो ऐसे बहुत लोग हैं जो
असम के गांव में आके सेटल हो गए टी गार्डन से बाहर आके। अब जो एसएमईज कम्युनिटी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टी ट्राइब कम्युनिटी, वो लोग हमारे साथ काम करते हैं। वो टी प्लकिंग करते हैं, सीज़न ख़त्म होने के बाद स्कीफिंग पोर्निंग का काम वही लोग पूरा स्प्रिंग से लेके जो ऑनर है उनके साथ मिलके ये काम करते हैं। तो देवाशीष, जैसे अभी हम अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हैं और 2 या 3 हफ्ते बाद अब यहाँ पे बारिश शुरू होने वाली है। जी जी तो फिर जब आपकी पत्तियाँ निकलने लगेंगी जी। तो फिर उसके बाद आप कैसे कर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास में पत्ती रखने के लिए शायद कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि एस्टेट्स के पास में होती है। हाँ नहीं, शेड है हमारा, अच्छा। शेड है। तो अभी प्लकिंग स्टार्ट हो गया है, हम्म। मार्च ऑलमोस्ट सेकेंड वीक से स्टार्ट हो गया है। तो टी प्लकिंग स्टार्ट होने के बाद 4 बजे तक टी प्लकिंग स्टार्ट होता है, मॉर्निंग 8-8:30 से स्टार्ट हो जाता है। तो एक गाड़ी आती है जो मिडिल मैन ओन करता है, जो भी एजेंट है, वो कलेक्ट करके फैक्ट्रीज ले जाते हैं, फैक्ट्रीज में सेल करते हैं। और वो अच्छा, तो ऐसे भी किसान होते हैं जिनके, जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी अगर ज़मीन ही इतनी शायद इनके पास जी में शायद नहीं होगा, नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं? वो जो ट्रीज के नीचे ही उसको रखते हैं। अच्छा। तो तो इसमें कोई क्वालिटी का भी फर्क पड़ता जी है जी, क्या, बड़े क्वालिटी। एस्टेट की चाय और इस आपकी जो चाय है उसमें? हाँ एक्चुअली जो छोटे स्टेट्स हैं इनके टी जाते बॉट लीफ टी फैक्ट्री से, बहुत सारे स्मॉल टी गार्डन से कलेक्ट होते हुए फैक्ट्रीज में जाते हैं। बॉटलीफ फैक्ट्री माने क्या हुआ? बॉटली फैक्ट्रीज वही है जो ओन करते हैं जिनके पास अपना टी गार्डन नहीं है। हम्म। स्मॉल टी गार्डन से कलेक्शन होते हुए जो पत्ती आती है उनको मैन्युफैक्चर करके वो लोग चाय बेचते हैं। अच्छा। और और मतलब जैसे उनकी उनकी मालकियत किसके पास होती है, कौन चलाता है वो ज़्यादातर फैक्ट्री? जो मारवाड़ी लोग हैं वो लोग बिजनेस कम्युनिटीज जो है। बिजनेस कम्युनिटी ओन करते हैं। हम्म। और जो हमारी असमीज कम्युनिटी है वो स्मॉल टी ग्रोअर्स तक ही सीमित है आज तक। अगर है भी तो ऑनर इसके परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत कम है। अच्छा। अभी तक जिन लोगों ने खेत को अच्छे से समझा ही नहीं है वही लोग फैक्ट्री ओन करते हैं। ठीक है, पर वो चलिए, एक उनका भी वो अधिकार है, जी यदि वो अधिकार चाहते हैं, है। वो बिजनेस जी में अगर रहना हाँ चाहते हैं हाँ तो इट्स बिल्कुल टोटली सही। फाइन। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे जब आप फैक्ट्री में अपनी उपज लेकर जाते हैं, जी तो जो कीमत आपको मिलती है उससे आपका खर्च निकल पाता है क्या? जैसे ये कितना फ़ायदे का सौदा है एक छोटा एस्टेट ओन करना, या जिसको कह लीजिए कि एक तरह से किसानी है ये जी चाय की, तो उसमें ये कितने फ़ायदे का सौदा है? देश भर के किसान, उनकी अपनी चिंताएं हैं, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जी। चाय में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये टी गार्डन्स टी फार्मिंग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में आती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में नहीं आती है। इसके लिए तो एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है। तो हम जो सेलर्स हैं एक्चुअली जो टी फार्मर्स है वही सेलर बन गए, फैक्ट्रीज़ को सेल करें, लेकिन हम अपना रेट डिसाइड नहीं कर पाते। जो फैक्ट्री ओनर्स है वही लोग डिसाइड करते हैं। और ये प्रॉब्लम है कि क्वालिटी के ऊपर भी बहुत सारी बातें चलती रहती है, लेकिन क्वालिटी जिस हिसाब से रेट्स मिलने चाहिए उस हिसाब से मिलते नहीं है, फार्मर्स का ये कहना है मोस्टली। क्वालिटी किसकी बेहतर मानी जाती है, बड़े एस्टेट की या नहीं, छोटे? क्वालिटी वो डिपेंड करता है। क्वालिटी अगर आप चाहे तो अपनी एक राउंडेज मेंटेन करके प्लगिंग करें तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है चाय पत्ती की। इसके लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे जो लगता है बहुत ज़्यादा ग्राउंड में उतर के उनको काम करना चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ जो जोड़ना चाहता हूँ वो ये है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले कोविड का असर था, जी और बड़े एस्टेट मालिकों ने तो, या मैनेजर्स जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने तो यही कहा कि काफ़ी फ़र्क पड़ा। आप लोगों पे क्या असर रहा कोविड का, और आप लोगों की किस तरह की अपेक्षाएं हैं सरकार से, जो भी अभी आती है, चुनाव हो रहे हैं? जी, कोविड का जो असर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी सारे सेक्टर्स है, टूरिज्म हो गया, एविएशन, लेकिन टी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इसका असर अलग है। में अगर आप स्मॉल टी ग्रोअर्स के हिसाब से देखना चाहे तो कोई ऐसा एक भी वर्कर नहीं है जिनको अपना जॉब खोना पड़ा इस पैंडेमिक के वजह से। तो कुछ दिन तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के वजह से काफ़ी थोड़ा नुकसान वगैरह हुआ था, लेकिन बहुत ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और लॉकडाउन को रिलैक्सेशन दे दिया। और उस टाइम में टी की खपत बहुत हुई, तो टी के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए। जो स्मॉल टी लीव्स के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो गए। तो फार्मर्स को इसका एक बेनिफिट मिला उस टाइम पे। लेकिन जैसे धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती गई तो वैसे ही फिर वापस उसी पुराने रेट्स में आ गए।
उसका बड़ा फ़ायदा मिला तो जो आपके लॉकडाउन जैसे की वजह से। छोटे किसान जो हैं चाय के, जी। आप लोग खुद को कहता क्या है, किसान कहते हैं या क्या कहते हैं? हाँ, हम स्मॉल टी ग्रोअर्स कहते हैं वैसे अच्छा, टेक्निकल स्मॉल टर्म टी में। ग्रोवर्स जो हैं जी। वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, जो भी आने वाली सरकार है? और हाँ। ये भी मैं साथ में जानना चाहता हूँ कि जो 5 साल आपने बीजेपी एजेपी गठबंधन की सरकार में बिताए हैं, उसमें आप लोगों का अनुभव कैसा रहा? किस तरह की पॉलिसीज़ रही हैं? आपको किस तरह का रिस्पॉन्स सरकार से मिला? और किस तरह की नीतियों की ज़रूरत आपको अभी है? इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो लिए थे, मतलब हाँ गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया भी है। जैसे टी मेनली जो लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दे के, तो ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ किसानों के लिए। और मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक रिवाइवल पैकेज डिक्लेयर करे मेनली स्मॉल टी ग्रोअर्स के लिए। और कुछ जो मैन्योर का बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए, जो यूरिया एमओपी, तो उसमें एक सब्सिडी स्कीम अगर है भी तो ऑलरेडी सब्सिडी स्कीम स्मॉल टी ग्रोअर्स को इतना अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और थोड़ा टी बोर्ड ऑफ इंडिया को थोड़ा और प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए इसमें। अच्छा, एक और चीज़ जैसे हमें ये चीज़ एस्टेट मालिकों ने भी बताई, जो बड़े एस्टेट में जो जो लोग थे, माफ़ कीजिए मैनेजर्स जो थे, जी। उन्होंने भी बताई। और ऑफ रिकॉर्ड कई लोग ये कह रहे थे कि टी का जो व्यापार है, चाय का जो व्यापार है, वो बहुत अनरेगुलेटेड है, बिल्कुल वो मार्केट पे ही पूरी तरह से डिपेंड करता है। जी। तो क्या किसी तरह के मार्केट इंटरवेंशन के पक्ष में हैं छोटे जो टी ग्रोवर्स हैं, स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं? क्या किस एमएसपी या एमएसपी की तरह की किसी व्यवस्था में आप लोग इंटरेस्ट लेंगे? आप लोग नहीं आते हैं कृषि मंत्रालय के अंदर, क्या पर क्या उस तरह की व्यवस्था आपके फ़ायदे में रहेगी? एमएसपी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से बहुत बार इंट्रोड्यूस किया भी गया है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस हिसाब से क्वालिटीज़ भी मेंटेन नहीं होता, और एमएसपी वाला वो बस पेपर्स में ही रह जाते हैं। एक प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है एमएसपी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और जो किसानों की हक है, आसाम स्मॉल टी ग्रोअर्स की, एक मिनिमम वो भी एक अच्छे रेट्स मिलने चाहिए। जैसे सीज़न ख़त्म होते होते हुए रेट 10 रुपये 8 रुपये तक पहुंच जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम सेलिंग प्राइस का ये लागू होना चाहिए। देवाशीष, अभी एक चीज़ के बारे में, दो चीज़ें जब किसानों की बात हुई तो खूब चर्चा हो रही है देश में, एमएसपी की और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। एमएसपी पे आपने अपनी बात ज़रूर रख दी। हम ये भी समझना चाहते हैं कि क्या किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट प्लांटेशंस अगर होते हैं, अगर छोटे किसानों को साथ में लेकर के, तो आपके अनुभव के आधार पे जो आपने चाय का काम किया है अभी तक के, जी। ये कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? ये जो बाकी देश में बाकी चीज़ों में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है अगर अभी तक असम में स्मॉल टी ग्रोअर्स के पास ऐसा कोई या तो प्रपोजल आया नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करे तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, मुझे लगता है। गेम चेंजर ये एज इन मेरा पॉजिटिवली? पॉजिटिवली, राइट राइट, पॉजिटिवली, लेकिन ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आपकी निजी राय है, जी। बिल्कुल आपकी राय ही हम ले रहे हैं। और जी। क्या आप थोड़ा एलैबोरेट करना चाहेंगे कि ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैसे पैदा करेगा छोटे किसानों के लिए? एक्चुअली ये जो स्मॉल टी फार्मिंग है पूरा सेक्टर ही ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर ये कंपनीज़ के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो जाए, वो लोग गाइडेंस भी दे दे, बाकी जो साइंटिफिक फार्मिंग में भी गाइडेंस दे दे, और उस हिसाब से प्रोडक्शन करे और प्रॉपर वे में फार्मिंग हो, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हो सकता है। एक आखिरी सवाल जो जेरी का था, और उसको भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं। जेरी ये जानना चाहते थे कि आपका प्लकिंग सीज़न अभी आएगा 3 हफ्ते 1 महीने नहीं, बाद। प्लगिंग सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो अच्छा, गया। अच्छा, अभी हो रहा है। तो ये जी। पूछ रहे थे कि जो आप तो ऊपर से लेंगे 2 पत्ती और कली, तो जो नीचे के पत्ते हैं उनका क्या होगा? वो वैसे ही रहेंगे, अच्छा। वो वैसे ही रहेंगे। जो लीव्स आते हैं वो प्लग करते हैं, 6-7 डेज के बाद राउंड आ जाता है, फिर उसको प्लग करते हैं। अच्छा, तो तो जो जो चाय हम पीते हैं वो हम्म, सिर्फ ऊपर के ही पत्ते ऊपर की? के, हाँ, टू मेनली टू बर्ड्स लीव जिसे हम कहते हैं, उसी को प्लग करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष थैंक यू। हमसे बात करने के लिए। और जो असम के जो छोटे टी ग्रोअर्स हैं, छोटे किसान हैं एक तरह से चाय के, उनके मुद्दों को इतनी स्पष्ट भाषा में रखने के लिए हम उम्मीद करते हैं जो भी सरकार आए वो इस तरफ ज़रूर से ध्यान दे। शिव सागर से जेरी के साथ मैं हूं निखिल। देखते रहिए दी लर्न टॉप की चुनाव यात्रा।